हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल पाटलिपुत्रा स्टडी एक्सप्रेस में स्वागत है। और मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट मैथमेटिक्स का सेट लेकर के उपस्थित हूँ, जिसमें सभी एग्जाम में पूछे गए मैथ का बहुत ही बेस्ट कलेक्शन मैं आपको देने जा रहा हूँ। तो स्टार्ट कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से दिया गया है, 300 पृष्ठों की एक पुस्तक में पन्नों पर नंबर लिखने के लिए यानी पेज नंबर लिखने के लिए कितने अंक यानी डिजिट अपेक्षित होंगे, यानी कितने अंक या डिजिट की आवश्यकता होगी। तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि 3 डिजिट के पेज पर हमको लिखना है, 3 डिजिट के पेज पर लिखना है, यानी 300 पृष्ठों तक लिखना है। तो इसका मैं शॉर्ट ट्रिक बता दे रहा हूं, जो कि एक मिनट के अंदर बन जाएगा। यानी कि पेज नंबर लिखने हेतु प्रयुक्त अंकों की संख्या बराबर हो जाता है 3n-108, 3n-108। यानी पेज नंबर जब लिखना रहेगा तो हम किसका ध्यान देंगे? भगवान भोलेनाथ का ध्यान देंगे, हर हर महादेव का ध्यान देंगे। और यहाँ पर ध्यान दिया जाए 3n यानी 3 नेत्र, भोले बाबा का 3 नेत्र, 3 नेत्र में से 108 माला माइनस करेंगे और चमत्कार हो जाएगा कि पेज नंबर मिल जाएगा। तो चलिए, भोले बाबा का 3 नेत्र से 108 जो उनका माला है उसका जाप किया जाए तो हो जाएगा 3n बराबर हो जाएगा पेजों की संख्या। तो टोटल कितना पेज है? तो 300 है, माइनस 108 करेंगे, यानी कि 900 माइनस 108 बराबर हो जाएगा 792। यानी कितने अंक की जरूरत होगी? 792 अंक की जरूरत होगी। अगला प्रश्न में चलेंगे। दिया गया है, यदि 2 घंटे में एक व्यक्ति 7 किलोमीटर तक धारा के विपरीत में नाव चलाता है, तो धारा के विपरीत दिशा में चाल क्या हो जाएगा? विपरीत दिशा में चाल x माइनस वाई होता है। चाल बराबर दूरी बटा समय, यानी चाल कितना हो जाएगा? 3.5 किलोमीटर प्रति आवर चाल हो गया धारा के विपरीत दिशा में। फिर आगे कह रहा है कि अथवा 15 किलोमीटर धारा के दिशा में, तो धारा की दिशा में चाल यानी कि x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 15 किलोमीटर। 2 घंटा में 7 किलोमीटर अथवा 2 घंटा में 15 किलोमीटर धारा की दिशा में हो गया, यानी कि हो गया 7.5 किलोमीटर प्रति आवर। आगे पूछ रहा है कि धारा की गति क्या होगी। तो जब धारा की गति हमको निकालना है तो धारा की गति बराबर हो जाता है, यहां पर ध्यान देंगे, यानी धारा की गति बराबर हो जाता है, धारा की गति बराबर हो जाता है धारा के दिशा में चाल, धारा के दिशा में चाल, धारा के दिशा में चाल माइनस धारा के विपरीत दिशा में चाल, माइनस धारा के विपरीत दिशा में चाल बट्टा 2 हो जाता है, यानी 4/2 करेंगे तो यहाँ पर धारा के चाल हमको मिल गया है कितना? 2 किलोमीटर प्रति घंटा धारा का चाल यहाँ पर निकल चुका है। आगे बढ़ेंगे। 2 किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि ऑप्शन नंबर 2 होगा। अगला प्रश्न में दिया गया है कि बस की चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक बस की चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा रुक रुक कर चलने के कारण बस की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। तो प्रति घंटा बस कितना देर रुकती है, यानी प्रति घंटा बस जो है कितना देर रुकती है। और समय का यूनिट हमको मिनट में दिया गया है, यानी कि यहाँ से क्लियर है कि जो बस है प्रति घंटा कितना मिनट रुकती है, यानी कि 1 घंटा में कितना मिनट बस रुक रही है। तो कोई सवारी गाड़ी, ध्यान देंगे, कोई सवारी गाड़ी प्रत्येक घंटा कितना मिनट रुकती है बराबर दोनों चालों का अंतर बटा बिना रुके चली चाल, बटा बिना रुके चली चाल और गुना 60 करेंगे। गुना 60 इसलिए करेंगे कि समय का यूनिट हमको मिनट वाला चाहिए, इसलिए गुना 60 करेंगे। यहाँ से कैलकुलेशन किया जाए, ये 54 में से 49 घटेगा, 54 है ना जी, ये 54 है, सॉरी ये 45 है। यहाँ पर यूनिट समय का 45 दिया गया है, इसको हम 45 करेंगे तो 54 में से 45 घटेगा 9 हो जाएगा, और 9 छक्का 54, 2 से कटेगा 3 बार में, 2 से कटेगा ये, 2 से ये कट जाएगा 30 बार में, और 3 से ये कैंसिल होगा कितना बार में? 10 बार में कैंसिल हो गया। बराबर हो जाएगा ये कितना? बराबर हो जाएगा ये 10 मिनट। कितना हो जाएगा ये? 10 मिनट। यानी कि 1 घंटा में कितना मिनट रुकती है? तो 1 घंटा में
10 मिनट रुकती है। हमेशा ध्यान रखेंगे, कोई सवारी गाड़ी प्रत्येक घंटा कितना मिनट रुकती है बराबर दोनों चालों का अंतर बटा बिना रुके चली चाल गुना 60 करेंगे तो 1 घंटा में कितना मिनट रुकती है ये चीज मिल जाएगा। अगला प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि दो संख्याओं का अंतर 1365 है। चलिए, दो संख्याओं का अंतर 1365 है तो पहली संख्या x तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, x प्लस 1365 हो जाएगा। फिर आगे कह रहा है कि जब बड़ी संख्या छोटी संख्या से विभाजित की जाती है, ये बड़ी हो गई ये छोटी हो गई, जब बड़ी संख्या जो है जब छोटी संख्या से विभाजित यानी जब छोटी संख्या से बड़ी संख्या में जब भाग दिया जाता है तो यहाँ पर दे रहा है कि भागफल कितना आता है, भागफल 6 आता है और शेषफल कितना आता है, तो शेषफल 15 आता है। तो छोटी संख्या कौन सी होगी, छोटी संख्या यानी x का वैल्यू हमको निकालना है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर मेरा भाजक भी दिया हुआ है, ये भाजक हो जाएगा, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, भाजक बोलते हैं। ये भाजक दिया हुआ है, इसको हम लोग भाज्य बोलते हैं। और यहाँ पर आपका भागफल दिया गया है और ये शेषफल भी दे दिया गया, शेषफल भी दे दिया गया। इतना कुछ देते हुए हमसे पूछा गया है संख्या क्या होगा, तो इसका फॉर्मेट इस रूप में होता है। फॉर्मेट होता है इसका, फॉर्मेट क्या होता है, यानी भाज्य बराबर होता है, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुना भागफल, भाजक गुना भागफल प्लस शेष। तो इसमें भाज्य मेरा क्या है, चलिए भाज्य है x प्लस 1365 बराबर भाजक क्या दिया है जी, भाजक x दिया है, भागफल कितना दिया है, भागफल 6 दिया है, प्लस शेषफल कितना दिया है, शेषफल 15 दिया हुआ है। आगे इसका कैलकुलेशन करेंगे तो हो जाएगा x प्लस 1365 बराबर हो जाएगा 6x प्लस 15। x वाला वैल्यू हम एक साइड करते हैं, नंबर हम एक साइड करेंगे तो 6x माइनस x इज इक्वल टू हो जाएगा 1365 माइनस 15 यानी कि 5x इज इक्वल टू हो जाएगा 1350 यानी x बराबर हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 5 दूना 10 5 7 35 0 x बराबर कितना हो गया, x बराबर 270 हो गया। क्या पूछा गया था आपसे, छोटी संख्या, छोटी संख्या क्या थी, x थी, तो x का वैल्यू कितना आ गया 270 यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न में चलते हैं। दिया गया है जब दो वृत्त बाह्य रूप से स्पर्श करे तो वनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी। इसको इतना आसानी से हम डील करने वाले हैं और इससे संबंधित मैं इस पर आधारित टोटल 4 प्रश्न बताऊंगा और चारों जो प्रश्न होंगे बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो ध्यान दिया जाए कि वृत्त के स्पर्श से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज मैं सभी प्रश्नों को आपके समक्ष रख दे रहा हूं। जब दो वृत्त, ध्यान देंगे इसमें 4 कंडीशन आता है। तो चलिए कंडीशन नंबर फर्स्ट, कंडीशन नंबर फर्स्ट देख लीजिए, देख रहे होंगे कंडीशन नंबर फर्स्ट, कॉपी पेन से छाप लेना है, एक बार छापिएगा 1000 बार ये साथ देगा आपका। तो जब दो वृत्त, ध्यान दीजिएगा कंडीशन नंबर फर्स्ट मेरा क्या है, कंडीशन नंबर फर्स्ट मेरा रहेगा, चलिए हरियर से लिखते तनी मन मिजाज हरियर रहेगा, हरियर ले लिए। चलिए जब ये लाले आ रहा है, हरियर हम लिए हैं ना, ये हरियर काहे नहीं आ रहा है भाई, चल हरियर आ जा। हाँ चलिए, जब दो वृत्त एक दूसरे के अंतः स्पर्श करते हो यानी अंदर स्पर्श करते हो तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या बराबर, यहां पर निकालेंगे स्पर्श रेखा की संख्या बराबर, यानी कितने स्पर्श रेखा होंगे, स्पर्श रेखा की संख्या कितनी हो जाएगी, तो मात्र एक स्पर्श रेखा गुजारा जा सकता है। यानी जब दो वृत्त एक दूसरे के अंतः समाहित हो तो स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 2 में देख लिया जाए, जब दो वृत्त एक दूसरे के आधा आधे भाग पर मिलती हो तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी हो जाएगा, तो एक यहां से गुजरेगा, दूसरा यहां से गुजरेगा, यानी कि स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई। क्लियर है। कंडीशन नंबर 3 आपको इसमें मिलेगा, जब दो वृत्त एक दूसरे के बाह्य स्पर्श करते हो तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या, तो एक तो यहां से गुजरेगा,
दूसरा आपका यहाँ से गुजरेगा और तीसरा आपका यहाँ से गुजरेगा। तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी हो गई? चलिए 3 हो गया। क्लियर है यहाँ तक? अब एक चौथा भी देख लिया जाए, क्योंकि मैं पहले ही प्रोमिस किया था कि 4 को मैं बताने जा रहा हूँ। तो एक यहाँ जब दो वृत्त एक दूसरे के दूरी पर स्थित हो तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या एगो यहाँ से जाएगा, दूसरा यहाँ से गुजर गया और तीसरा यहाँ से आएगा, चौथा यहाँ से आएगा। और उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी हो गई? तो 4 हो गई। ये चारों जो कंडीशन है हमेशा आपको ध्यान पर रखना होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में चमत्कार करेगा, जिंदगी में संकट का हर दरिया पार भी करेंगे। बस थोड़ा सा हिम्मत रख मेरे दोस्त, एक दिन हर एग्जाम में चमत्कार भी करेंगे और ऐसा चमत्कार होगा कि आपके मंजिल को आपके तक पहुंचा देगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न में ध्यान दिया जाए। पी क्यू टेजेंट कहने का मतलब स्पर्श रेखा। पी क्यू क्या है? अब हरियर को छोड़ देते हैं, यहाँ लाल लाल ले लेते हैं, लाल लाल मिजाज ताजा रखेगा। तो पी क्यू क्या है? टेजेंट है। टेजेंट करने का मतलब एक स्पर्श रेखा है। नहीं, पी क्यू क्या है? तो चलिए पी क्यू है एक स्पर्श रेखा है। मेरा पी क्यू क्या है? स्पर्श रेखा है। और ध्यान दिया जाए, जब एक स्पर्श रेखा किसी बिंदु पर किसी जीवा यानी किसी छेदक रेखा द्वारा मिलती है तो इसका एक फॉर्मेट होता है। क्या फॉर्मेट होता है? फॉर्मेट होता है कि पी क्यू का स्क्वायर बराबर हो जाता है, पी क्यू का स्क्वायर बराबर हो जाता है पी ए गुना पी बी, पी ए गुना पी बी हो जाता है। तो पी क्यू बराबर कितना दिया है जी? चलिए पी क्यू बराबर 12 दिया है, बी पी बराबर 8 दिया है, ए बी का वैल्यू नहीं पता, एक्स ले रहे हैं। क्लियर है? तो ये हो जाएगा आपका 12 का स्क्वायर बराबर पी ए का वैल्यू कितना है? पी ए का वैल्यू 8 प्लस एक्स है। पी बी का वैल्यू कितना है? तो पी बी का वैल्यू 8 है। क्लियर है यहाँ तक? आगे इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 144, 12 का स्क्वायर 144, 8 8 64 प्लस 8 एक्स, इधर माइनस करेंगे इसको तो 8x बराबर कितना हो जाएगा? चलिए 8x बराबर कितना हो जाएगा? 8x बराबर हो जाएगा 120, यानी कि x बराबर कितना होगा? 8x बराबर 120 नहीं होगा, क्योंकि 64 हमको माइनस करना है। तो जब 64 माइनस करेंगे तो इसमें हमारा क्या बचेगा? 80 बच जाएगा, यानी कि x बराबर कितना मिल गया? x बराबर कितना मिल गया? तो x का वैल्यू हमको 10, यानी कि ऑप्शन नंबर सी मिल गया। क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न में दिया है, एक नाव ए से बी से ए तक की दूरी 3 घंटे में तय करती है यदि शांत जल में नाव की चाल। तो नाव का चाल क्या होता है? तो नाव का चाल हमारा x होता है, यानी कि x बराबर दे दिया गया है 9 किलोमीटर प्रति घंटा, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा की चाल, तो धारा का चाल हमेशा y होता है, y बराबर दे दिया गया है कितना? तो y बराबर दे दिया गया आपका 3 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है? अब यहाँ से एक चीज पहले फिक्स कर लीजिए कि धारा की दिशा में चाल x प्लस वाई होता है, तो धारा की दिशा में चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, यानी कि 9 3 12 हो गया। धारा के विपरीत दिशा में चाल कितना हो गया? तो 9 में से 3 घटेगा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। ये क्लियर है? ए से बी कोई डिस्टेंस है, वहां से गया है और एक तरफ से आया है, तो एक तरफ से तो धारा की दिशा में होगी और दूसरी तरफ से धारा के विपरीत दिशा में होगी। तो ध्यान दिया जाए यहाँ से, यानी कि d किलोमीटर का डिस्टेंस अगर धारा की दिशा में जाता है तो धारा की दिशा में चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा, और उसी d किलोमीटर का डिस्टेंस अगर धारा के विपरीत दिशा से आता है तो चाल उसका 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो समय बराबर दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल, ये जाने में समय और आने में समय, जाने आने में टोटल समय कितना दिया है? जाने आने में टोटल समय 3 घंटा का दिया गया है। तो यहाँ पर हम 3 ले लिए। अब यहाँ कैलकुलेशन करेंगे हम, तो कैलकुलेशन कर लिया जाए, एलसीएम हो गया आपका 12 हो गया, यानी कि d प्लस 2d बराबर यहाँ 3 दिया गया है, यानी 3d बटा 12 बराबर 3 है, 3 से 3 कैंसिल, तो d बराबर कितना हो गया? d बराबर कितना हो गया? 12 किलोमीटर, यानी टोटल दूरी कितना मिल गया? 12 किलोमीटर मिल गया। बोट एंड स्ट्रीम बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसको एक बार ढंग से सुसज्जित तरीके से बनाइए, ये हर तरह से साथ देने वाला चैप्टर है।
अगला प्रश्न में चलेंगे। दिया गया है एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का सरफेस एरिया क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 6 गुना भुजा एल स्क्वायर होता है। यानी 6 गुना भुजा एल स्क्वायर बराबर 150 दिया है। 6 से ये कटेगा, 6 दूना 12, 6 पाँचे 30, यानी भुजा एल स्क्वायर बराबर 25 दिया है। तो भुजा बराबर कितना हो जाएगा, भुजा बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो जब भुजा बराबर 5 हो गया तो आगे आपको बताना है कि घन का आयतन क्या होता है। घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, यानी कि 5 का क्यूब जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 का क्यूब कितना हो जाएगा, 125 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न में चलते हैं, और ये प्रश्न जो है बहुत बार पूछा हुआ एग्जाम में है और बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन को आप देखिएगा, जो प्रीवियस क्वेश्चन का कलेक्शन या कोई क्वेश्चन बैंक होगा उसमें आपको ये क्वेश्चन होगा, और मैं इस प्रश्न को इतना आसानी तरीका से बताने जा रहा हूं जो आज के बाद आपको पेन उठाने का जरूरत नहीं होगा। यहां पर ध्यान दिया गया है कि 2 कामगार ए तथा बी किसी काम के लिए लगाए गए। यदि ए अकेला काम करता है तो उसे उस समय से जिसमें ए तथा बी मिल करके काम करते हैं 8 घंटा अधिक लगता है। यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि ए प्लस बी जितने समय में कार्य करते हैं उससे यानी कि मान लीजिए कि ए प्लस बी x घंटे में कार्य करते हैं, तो ए प्लस बी से 8 घंटा समय ए अगर अकेले करता है तो 8 घंटा समय ज़्यादा लेता है। ये कह रहा है 8 घंटा अधिक लगता है। फिर आगे कह रहा है यदि बी अकेला कार्य करता है तो उसे उस समय से जिसमें ए तथा बी मिल करके काम करते हो 2 घंटा अधिक समय लगते हैं। यहाँ पर क्लियर ये चीज है कि ए प्लस बी जितना समय में कार्य करते हैं उससे 2 घंटा अधिक समय लेता है। कौन, बी लेता है, बी लेता है। फिर आगे कह रहा है कि दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में करेंगे, यानी कि ए प्लस बी मिलकर उस काम को कितने समय में करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब आपको इस तरह का कंडीशन रहेगा कि 8 घंटे अधिक, 2 घंटे अधिक, 2 को कंडीशन दिया है तो दोनों मिलकर के कितना समय में करेंगे बराबर हो जाएगा रूट अंडर मोर गुना मोर, यानी अधिक गुना अधिक करेंगे। तो ए कितना अधिक, 8 अधिक, बी कितना अधिक, 2 अधिक, तो बराबर यहाँ पर बैठा दिया जाए, यानी कि 8 गुना 2 बराबर रूट अंडर 16 बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी कि दोनों मिलकर काम को कितने समय में करेंगे, 4 घंटे में करेंगे। मोर गुना मोर हमेशा ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न में दिया है भेड़ और गणेड़ियों के एक समूह में पैरों की संख्या 16 है, और आगे इसमें दिया है जो सिरों की संख्या से 10 अधिक है। सिरों की संख्या से कौन 10 अधिक है, पैरों की संख्या। तो सिर की संख्या कितना हो जाएगा, सिर का संख्या मेरा 6 हो जाएगा, क्योंकि पैरों की जो संख्या सिरों की संख्या से 10 अधिक था तो ये 6 हो गया। अब आगे पूछा जा रहा है कि भेड़ की संख्या निकाले। भेड़ की संख्या निकालना है, भेड़ों की संख्या निकालना है। तो भेड़ का कितना पैर, तो एगो भेड़ का 4 पैर। तो जब 4 पैर वाला का संख्या पूछा जाएगा तो हमेशा ध्यान देंगे, 4 पैर वाला का जब संख्या पूछा जाएगा तो पैर माइनस 2 गुना सिर की संख्या में मल्टीप्लाई करेंगे और बटा 2 करेंगे। तो पैर की संख्या कितना हो गया, यहाँ पर पैर का संख्या हो गया 16, फिर 2 माइनस सिर का संख्या कितना है, सिर का संख्या 6 है, और बटा में क्या रखेंगे, बटा में 2 रखेंगे। तो 6 दूना 12, 12 में से जब 16 घटाएंगे तो हो जाएगा 4/2। 4/2 बराबर कितना हो गया, सिरों की संख्या कितनी हो गई, सिरों की संख्या 2 हो गई, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर होगा। और इसमें एक चीज मैं बता दे रहा हूँ, ये 4 पैर वाला का निकाले, अगर 2 पैर वाला का निकालना रहेगा, आपको 2 पैर वाला का संख्या निकालना रहेगा तो इसमें करेंगे पैर माइनस 4 गुना पैर माइनस, हाँ हो जाएगा पैर माइनस 4 गुना सिर बटा 2 हो जाएगा। ये ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न में दिया गया है
कि इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। दोस्तों एक चीज मैं बता दे रहा हूं कि जब से ऑनलाइन एग्जाम प्रचलन में आया है उस समय से जो क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है बहुत शॉर्ट लैंग्वेज दिया जा रहा है। जैसे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या, इस पर मेरा प्रचलित वीडियो मैं आपको पहले दे चुका हूं। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो वीडियो जाकर के हमारे प्ले स्टोर से निकालिए और एक बार जरूर देखें। इसमें देखिए अभाज्य गुणनखंडों की संख्या दिया है तो पहले इसको क्या करते हैं, सारे बेस को अभाज्य संख्या में बदलते हैं। तो चलिए ये हो जाएगा, 4 को क्या लिखेंगे 2 के पावर 2 यानी कि 2 गुना 11 हो गया, गुना 14 को क्या लिखेंगे 2 गुना 7 लिखेंगे, का पावर दे दिया गया है 5, गुना हो जाएगा 11, तो अभाज्य संख्या है ही। तो यहाँ पर कितना मिल गया 2 के पावर 22 गुना 2 के पावर 5 गुना 7 के पावर 5 गुना 11 के पावर 2। अब टोटल पावर को हम जोड़ेंगे, टोटल पावर को जोड़ेंगे जो कि अभाज्य संख्याओं की संख्या को बताएगा, यानी कि 2 22 बार है, 2 5 बार है, 7 5 बार है, 11 2 बार है, तो टोटल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई 64 हो गई, यानी 34 हो गई, 34 हो गई। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न में देखिए दिया गया है 1 2 3 डॉट 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 49 50 तक दे दिया और 50 से फिर घटते क्रम में जा करके 1 के पास में ले गया। तो ऐसा जब प्रश्न रहेगा तो जो मिड नंबर जो बीच वाली संख्या रहेगी यानी कहाँ तक गया है फिर वहां से घटना स्टार्ट किया है, तो 1 से 50 तो कंटिन्यू गया, फिर 50 से घट करके 1 के पास में पहुंचा। तो वैसे सीरीज का योगफल बराबर हो जाता है बीच वाली संख्या का स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा 2500। ऑप्शन नंबर 2 2500 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो गया। अगला प्रश्न में चलते हैं, दिया गया है किसी बहुभुज में 27 विकर्ण है, तो किसी भी बहुभुज में विकर्णों की संख्या बराबर होता है n इंटू n माइनस 3 बाई 2 बराबर संख्या कितना दिया है 27 दिया है। तो ये हो जाएगा आपका n स्क्वायर माइनस 3n बराबर 27 दूना 54। क्लियर है। फिर आगे इसको बढ़ाते हैं, यानी कि n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 54 बराबर 0। तो n स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, तो माइनस 9n प्लस 6n माइनस 54 बराबर 0 हो जाएगा। और आगे इसको बढ़ाते हैं, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, n कॉमन करते हैं तो ये हो जाएगा n माइनस 9 प्लस 6 कॉमन करते हैं तो ये हो जाएगा n माइनस 9 बराबर 0। तो यहाँ से 2 चीज़ हमको मिला, n प्लस 6 मिला और n माइनस 9 बराबर 0। तो माइनस वाला मान्य होता है माइनस, यानी कि n माइनस 9 बराबर 0। तो n बराबर क्या हो गया, चलिए n बराबर 9 निकल गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर होगा। ऐसे आप इसको सिंपल में बना सकते हैं बाई ऑप्शन भी रख करके, बाई ऑप्शन से भी आप चल सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न में चलते हैं। दिया गया है इतना 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 n डिजिट दे करके इस डिजिट के मानक विचलन पूछा गया है। तो मानक विचलन से सबसे पहले क्या करते हैं कि पहले हम मीन निकालते हैं, यानी माध्य पहले निकालते हैं। तो माध्य बराबर क्या होगा, सभी संख्याओं का योग, यानी कि 10 11 हो जाएगा, 10 और 11 21, 21 21 21 और 12 21 12 33, 33 और 9 हो जाएगा 42 8 50, यानी कि 50/5 कितनी संख्या है 5। तो इसका माध्य कितना हो गया 10 हो गया। अब मानक विचलन हमको निकालना है इसका, तो मानक विचलन बराबर हो जाएगा रूट अंडर, मानक विचलन बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर माध्य माइनस संख्या का स्क्वायर, सभी का, यानी कि माध्य माइनस पहली संख्या का स्क्वायर। तो 10 में से 10 घटाएंगे तो चलिए 0 का स्क्वायर प्लस माध्य माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर प्लस माध्य माइनस तीसरी संख्या का स्क्वायर। तो 10 में से 12 घटेगा 2 का स्क्वायर, माध्य माइनस चौथी संख्या का स्क्वायर, 10 में से 9 घटेगा 1 का स्क्वायर, माध्य माइनस पांचवी संख्या का स्क्वायर, यानी 10 में से 8 घटेगा 2। और टोटल कितनी संख्याएं हैं, तो टोटल 5 गो संख्या है, यानी 5 से इसमें भाग कर देंगे।
क्लियर है। तो 0 का स्क्वायर 0 हो गया, चलिए 1 मिल गया, ये 2 दूनी का 4 मिल गया, 1 मिल गया, 2 दूनी का 4 मिल गया, तो 4 1 5, 4 1 5, यानी कि रूट अंडर यहाँ पर मिल गया 10/5। 10/5 कहने का मतलब क्या हो गया, रूट अंडर 2 आपका मानक विचलन हो गया। तो मानक विचलन निकालते समय एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूं कि सबसे पहले आप माध्य निकाल लीजिए, सबसे पहले माध्य निकाल लीजिए, और माध्य निकालने के बाद मानक विचलन का फॉर्मूला हो जाएगा, यानी कि माध्य अंक माइनस पहली संख्या का स्क्वायर प्लस माध्य अंक माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर प्लस माध्य अंक माइनस तीसरी संख्या का स्क्वायर प्लस माध्य अंक माइनस चौथी संख्या का स्क्वायर प्लस माध्य अंक माइनस पांचवी संख्या का स्क्वायर बट्टा में टोटल नंबर ऑफ नंबर, यानी टोटल 5 गो नंबर है, 5 से डिवाइड कर देंगे। अगला प्रश्न में चलेंगे। अगला प्रश्न दिया गया है, एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर है। उस सबसे बड़ी बांस की छड़ी की लंबाई ज्ञात करें। उस सबसे लंबी बांस की छड़ी की लंबाई ज्ञात करें जो कमरे में पूर्णतः रखी जा सकती है, यानी सबसे बड़ी संभवतः लंबाई निकालना है। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दे दिया है, तो क्यूबाइड हो गया। क्यूबाइड कहने का मतलब वो घनाभ हो गया। तो घनाभ में सबसे बड़ी लंबाई, यानी किसी भी क्षेत्रमितीय वैल्यू का सबसे बड़ी लंबाई विकर्ण होता है। क्या होता है, विकर्ण होता है। और घनाभ का विकर्ण क्या हो जाएगा, तो घनाभ का विकर्ण हो जाएगा रूट अंडर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ये 5 5 25 हो गया, ये 25 16 और 3 3 का 9, यानी कि रूट अंडर 50। रूट अंडर 50 को आप क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर 50 को लिखेंगे 25 गुना 2, यानी कि कितना हो गया 5 रूट 2। 5 रूट 2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 रूट 2 मीटर। 5 रूट 2 मीटर आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि सबसे बड़ी लंबाई क्या हो गई 5 रूट 2 मीटर हो गई। अगला प्रश्न में चलते हैं। दिया गया है कि 12 के प्रथम 20 गुणांकों का औसत बताएं। तो कोई भी अगर संख्या सीरीज के रूप में हो, चाहे वो बढ़ते क्रम में हो या घटते क्रम में हो, अगर सीरीज के रूप में दिया है तो उसका औसत बराबर होता है पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बाई 2। तो 12 के 20 को गुणांक लिखना है, तो 12 का गुणांक हो जाएगा 12, 12 2 24, 12 3 36 डॉट 20वां गुणांक 12 बिसा 240। जब कोई भी संख्या सीरीज के रूप में दिया रहेगा तो उसका औसत बराबर, हमेशा ध्यान रखेंगे, उसका औसत बराबर पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बाई 2 हो जाता है। और ये कितना हो गया 252/2, यानी कि 126 आपका क्या हो गया औसत हो जाएगा। अगला प्रश्न में चलते हैं। दिया गया है, यदि राह में कोई रुकावट न आए तो कोई व्यक्ति एक खास दूरी 80 किलोमीटर की औसत रफ्तार से तय करता है। रुकावट की स्थिति में वह उतनी ही दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय करता है, तो प्रति घंटे कितना मिनट रुकता है। तो तीसरा या चौथा क्वेश्चन सेम पैटर्न का था। कहने का मतलब ये है कि कोई सवारी गाड़ी या कोई गतिमान प्रति घंटा कितना मिनट रुकेगा बराबर दोनों चालों का अंतर बटा बिना रुके चली चाल गुना 60 करेंगे। तो ये 80 में से 60 घटेगा 20, 20 चौका 80, 4 से ये कैंसिल हो गया 15 बार में, यानी कि कितना हो गया 15 मिनट आपका 15 मिनट राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न में चलेंगे। हाँ, अगला प्रश्न में दिया है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 6 वर्षों में दुगनी हो जाती है। यहाँ पर क्लियर कर दिया गया कि 6 वर्षों में कितनी हो गई, तो दोगुनी हो जा रही है। फिर आगे कह रहा है कि उस ब्याज की दर से वह धनराशि अपने से 8 गुनी कितने समय में होगी। तो पहले दुगुनी थी, पहले क्या थी दुगुनी थी। चक्रवृद्धि ब्याज में हमेशा ध्यान रखिएगा कि कोई धन दुगुनी, तिगुनी, 4 गुनी इस रूप में दिया गया है किसी समय में, तो कितने समय में इतनी गुनी और हो जाएगी। अगर ये कंडीशन दिया गया है तो क्या करेंगे, तो करेंगे क्या हम,
तो पहले दुगुनी थी, अब हमको इसको 8 गुनी बनाना है। कितने बनाना है? 8 गुनी। तो 2 को 8 कैसे बनाएंगे? तो पावर इसका 3 रख देंगे। क्या रखेंगे? पावर 3 रखेंगे। अब जो पावर रखेंगे उस पावर से पहले वाला समय में गुना करेंगे तो हो जाएगा 6 गुना 3 बराबर 6 3 18 वर्ष में ये कितनी गुनी हो गई? ये कितनी गुनी हो गई? 18 वर्ष में 8 गुनी हो गई, यानी कि 18 वर्ष। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि गुणनफल में इकाई डिजिट कौन सा होगा। तो यहाँ पर डिजिट आपको दिया गया है, यानी कि 658, 539, 476, 312 के गुणनफल में हमको इकाई अंक निकालना है। तो सबके इकाई अंक के साथ में हम क्या करेंगे? गुना कर देते हैं। तो चलिए यहाँ गुना किया जाए। 8 9 72 का 2, यानी कि ये दोनों का गुणनफल का इकाई अंक हमको 2 मिल गया। 2 छके 12 का 2 मिल गया। फिर 2 दूनी का 4, यानी कि यूनिट डिजिट क्या मिला? सबका यूनिट डिजिट को ही हम मल्टीप्लाई करेंगे और यूनिट डिजिट से सिर्फ हम यूनिट डिजिट ही लेंगे। यूनिट डिजिट के मल्टीप्लाई से सिर्फ यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक लेकर के चलेंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न में चलते हैं। दिया गया है कि 7 के पावर 19 से एक कम संख्या, यानी कि 7 के पावर 19 से एक कम संख्या जो है किससे विभाजित होगी। तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब बेस और पावर से संबंधित प्रश्न में विभाज्यता का जब कंडीशन डाला जाए तो उस बेस का पावर जो है सम संख्या है या विषम संख्या है, उसी के ऊपर उसका सॉल्यूशन निर्भर करेगा। तो इस बेस का पावर कैसी संख्या है? विषम संख्या है। तो अगर विषम संख्या है या सम संख्या है, जब सम संख्या रहेगा तो उसके पावर में 2 रखेंगे या 4 रखेंगे। जब पावर सम संख्या रहेगा तो उसके पावर में 2 रखेंगे या 4 रखेंगे। जब पावर विषम संख्या रहेगा तो उसके पावर में 1 रखेंगे या 3 रखेंगे, क्योंकि 7 के पावर 19 का पूरा कैलकुलेशन संभव नहीं है उतना आसानी से। तो क्या रखेंगे? तो पावर को देखेंगे। पावर में हमारा कैसी संख्या है? विषम संख्या है। तो जब पावर में विषम संख्या रहेगा तो फिर या 1 रखेंगे या 3 रखेंगे। पावर में यदि सम संख्या रहेगा तो क्या करेंगे? या तो 2 रखेंगे फिर या 4 रखेंगे। तो यहाँ पर क्या है? विषम संख्या है। तो चलिए 7 के पावर 1 - 1, यानी कि 7 माइनस, यानी कि हो गया 7 - 1 बराबर 6, यानी कि यह इक्वेशन किससे विभाज्य होगा? तो 6 से विभाज्य होगा। हमेशा ध्यान रखेंगे पावर में सम संख्या रहेगा तो 2 या 4 रखेंगे, पावर में विषम संख्या रहेगा तो 1 या 3 रखेंगे। विभाजित होने वाली संख्या ऑटोमेटिक आपको मिल जाएगी। अगला प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, एक आदमी कुछ वस्तुएं P रुपये प्रति दर्जन के भाव से खरीदता है। चलिए CP हो गया। CP क्या करता है? P रुपया प्रति दर्जन के हिसाब से खरीदता है। एक का दाम निकल गया। तथा P/8 रुपये प्रति वस्तु के हिसाब से बेचता है। कैसे? P/8 के हिसाब से बेचता है। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया जाए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया गया तो CP मेरा कितना मिल गया? CP हमारा 8P मिल गया और SP कितना मिल गया? SP मेरा 12P मिल गया। यानी कि 8 में खरीद करके 12 में बेच दिया। तो 8 में खरीद के 12 में बेचिएगा तो लाभ है ना होगा जी, तो लाभ होगा। तो लाभ परसेंट बराबर क्या हो गया? तो लाभ परसेंट बराबर हो जाएगा। तो 8 में खरीदे हैं 12 में बेचे हैं, 4 को का लाभ हो गया। तो लाभ परसेंट बराबर हो जाएगा लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य कितना है आपका? 8 है। 4 दूनी का 8, 2 से ये कैंसिल हो गया, यानी कि क्या हो गया? उसको क्या प्राप्त हुआ? 50% का लाभ प्राप्त हो गया। अगला प्रश्न में चलते हैं। दिया गया है कि प्रथम 7 विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा, एक फॉर्मेट में बता दे रहा हूं कि प्रथम n विषम संख्या का योग बराबर हो जाता है n²। क्या हो जाता है?
एन स्क्वायर हो जाता है, जहां एन बराबर क्या दिया है तो 7 दिया है, यानी 7 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, 49 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। और यहाँ पर एक चीज मैं और बता दे रहा हूं, अगर प्रथम सम संख्या दे दिया रहता तो क्या करते हैं, यानी प्रथम एन सम संख्या का अगर योग की बात किया जाता, यानी कि दिया रहता कि प्रथम एन सम संख्या का योगफल, तो उसका हो जाता आपको एन इंटू एन प्लस 1 हो जाता, जहां एन बराबर काउंट करके दिया रहता कि प्रथम 7 विषम दिया तो प्रथम 7 सम का योगफल क्या होगा, तो वहां पर हम इस फॉर्मेट को यूज करेंगे, और प्रथम एन विषम संख्या का योगफल एन स्क्वायर को यूज करेंगे। अगला प्रश्न में चलेंगे। अगला प्रश्न दिया गया है, ये देखिए दिया गया कि 6.25 प्लस 5.25 का स्क्वायर माइनस 6.25 माइनस 5.25 का स्क्वायर बट्टा 6.25 इंटू 5.2। ये देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम 6.25 इज इक्वल टू ए मान लेते हैं, और 5.25 इज इक्वल टू हम बी मान लेते हैं, बी मान लेते हैं। इसका पूरा कैलकुलेशन अगर किया जाए, अगर ऐसे ध्यान पर रखिएगा, अगर बट्टा में आपको बता दे रहा हूं, अगर बट्टा में ए गुना बी दिया है, ए गुना बी बट्टा में दिया है तो उसका आंसर 4 होगा, और जब बट्टा में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया रहेगा तो उसका आंसर 2 होगा। ये दोनों चलता फिरता प्राणी आपको मिलने वाले हैं, ये दोनों चलता फिरता प्राणी हैं और मिलेंगे, ये जरूर कहीं ना कहीं आपसे मिलेंगे। तो जब मिलेंगे तो ध्यान दीजिएगा, जब बट्टा में ए गुना बी दिया है तो उसका आंसर 4 होगा, और जब बट्टा में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया तो उसका आंसर 2 होगा। अब कैसे 4 होगा देख लिया जाए, तो हम जहां पर 6.25 रहेगा वहां ए रखेंगे, जहां पर 5.25 रहेगा वहां बी रखेंगे, यानी कि ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर बटा में ए इंटू बी हो जाएगा, हो जाएगा। तो यहाँ पर अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस माइनस ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और बटा में क्या होगा, बटा में ए बी आपका दिया गया है। यहाँ से अब क्या करेंगे, हम यहाँ से माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस हो गया, ये भी मेरा माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो चलिए माइनस प्लस कैंसिल, प्लस 2ab कितना हो जाएगा, यानी कि 4ab बटा ए बी से ए बी कैंसिल बराबर क्या हो जाएगा, बराबर 4, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न में चलते हैं, दिया गया है 8, अगला प्रश्न में देखिए दिया गया है 8 या नहीं होगा, एक राशि साधारण ब्याज पर 20 वर्षों में दोगुनी हो जाती है तो कितने वर्षों में यह राशि ब्याज की दर से 4 गुनी हो जाएगी। जब इस तरह का प्रश्न रहेगा तो ध्यान देंगे, इसको बनाएंगे हम n-1 इंटू 100 बटा T1 इज इक्वल टू हो जाएगा n-1 इंटू 100 बटा T2 हो जाएगा, जहां n बराबर गुनी, कितनी गुनी है तो 2 गुनी है, तो 2 - 1 करेंगे गुना 100 हो जाएगा बटा T1 क्या है पहला समय, तो पहला समय 20 वर्ष है, बराबर n क्या हो जाएगा, चलिए n कितने वर्षों में राशि को, यानी कि n2 क्या हो जाएगा, ये मेरा n1 है, इसको n2 हम मान लेते हैं, n2 मेरा क्या दिया है 4 गुने दिया है, तो 4 - 1 इंटू 100 बटा T2 का वैल्यू क्या दिया है, T2 नहीं दिया है, चलिए T2 हमको निकालना है। ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 100 से 100 कैंसिल हो गया। अब आगे क्या बचा, ये 4 में से 1 घटेगा 3 हो गया, 3 गुना 20 करेंगे, 3 गुना 20 करेंगे तो T2 कितना हो जाएगा, तो T2 हो जाएगा आपका 60 बरस, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न यानी कि आज का लास्ट प्रश्न है। अगला प्रश्न में आपको दिया गया है कि -100 और 100 के बीच कितने पूर्णांक आते हैं, यानी कि -100 और +100 के बीच कितने पूर्णांक आते हैं, यानी दोनों के बीच में कितनी संख्याएं आती है। तो के बीच कहने का मतलब ये हो गया कि इतना से तो चालू है, लेकिन 100 के बीच, यानी 100 के बीच जिसमें 100 शामिल नहीं होगा, तो यहां से निकालेंगे कि ये दोनों के बीच में कितने, ये दोनों के
दोनों का संबंध कितनी संख्याओं से है, तो 100 और 100 इधर कितना हो जाएगा टोटल 200, और जब के बीच बोलेगा तो -1 कर देंगे, यानी दोनों के बीच में कितनी संख्याएं मौजूद हैं, तो दोनों के बीच में 199 संख्याएं मौजूद हैं। तो ये मेरा सुपर 25 सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए